बीते दिनों G20 समूह की ओर से मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स में कुछ सुधार करने के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया गया था। इस एक्सपर्ट ग्रुप का प्राथमिक कार्य यही था कि भारत में या फिर दुनिया में जिस तरह से दुनिया की व्यवस्था में बदलाव आ रहा है, उस बदलाव को देखते हुए हम अपना जो मल्टीलैटरल बैंक का सिस्टम है, उस सिस्टम में भी बदलाव कर सकें। तो अब इस पूरे एक्सपर्ट ग्रुप ने अपनी कुछ सिफारिशें दी हैं, जिन सिफारिशों में बदलाव की बात की गई है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर के बाद हम मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक क्या होते हैं, बहुपक्षीय विकास बैंक क्या होते हैं, उन पर बात करेंगे। इनमें किस तरह के सुधारों की बात की गई है और ये जो बैंक हैं, ये अभी तक भारत के लिए कितने मददगार साबित हुए हैं, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। और अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके लिए खबर ये है कि हमारा सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है। कोर्स हिंदी माध्यम में है और जिसमें ऑफलाइन के माध्यम से आपको तमाम जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर किया जाएगा। आप मुखर्जी नगर सेंटर में आ सकते हैं, करोल बाग सेंटर में, लखनऊ सेंटर में, प्रयागराज सेंटर में, जयपुर सेंटर में। तो आप जिस भी सेंटर में जाना चाहें वहां पर आ सकते हैं। हमारे तमाम नंबर्स हैं जिन नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये नंबर्स हैं जिन नंबर्स के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए। अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर पर कॉल करके हमारे सेंटर जो हेड होते हैं, सेंटर जो सहायक होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक क्या है, एक बार उन पर बात कर लेते हैं। तो अगर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जिन संस्थाओं में जो दुनिया भर के देश हैं वो देश मेंबर के तौर पर शामिल होते हैं। इसमें विकसित देश भी हो सकते हैं और इसमें विकासशील देश भी हो सकते हैं और इसमें लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि अल्प विकसित देश भी शामिल हो सकते हैं। ये मुख्य तौर पर ये जो बैंक है ये अपने सदस्यों यानी कि दुनिया के जो भी देश हैं और जो दुनिया के दूसरे संगठन हैं जो कि उस बैंक का हिस्सा हैं, उन्हें तकनीकी और फाइनेंशियल सहायता प्रदान करते हैं। जो फाइनेंशियल सहायता दी जाती है, जो तकनीकी सहायता दी जा सकती है, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में हो सकती है, एनर्जी के सेक्टर में हो सकती है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हो सकती है या फिर अपशिष्ट प्रबंधन के सेक्टर में हो सकती है। तो ये मुख्य तौर पर इन बैंकों की बात हुई। अब ये बैंक काम किस तरह से करते हैं, एक जनरल ओवरव्यू की अगर बात करें तो देखने को ये मिलता है कि ये जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक हैं, इन बैंक्स में जो विकसित देश होते हैं वो विकसित देश इन बैंक को वित्त पोषित करते हैं, इनको फाइनेंस करते हैं और दुनिया की जो विकासशील और अल्प विकसित देश हैं वो अपने देश में विकास परियोजनाओं के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इन बैंकों से उधार लेते हैं और फिर धीरे धीरे उस उधार को चुका दिया जाता है। अगर कुछ उदाहरणों की बात करें तो इसमें आपको विश्व बैंक मिल जाएगा, इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मिल जाएगा, इसमें आपको एशियाई विकास बैंक मिल जाएगा, इसमें आपको यूरोपियन बैंक मिल जाएगा। तो बहुत सारे बैंक हैं जो कि इस पूरे सिस्टम का हिस्सा है। अब इस सिस्टम में बदलाव की जो बात की गई है, क्या क्या बदलाव की बात की गई है, बदलाव क्यों ज़रूरी है? तो बदलाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछले कई समय से लगातार हमारी जो दुनिया है उस दुनिया में बदलाव देखने को मिल रहा है और हमारी दुनिया में जलवायु संकट का जो विषय है वो लगातार गंभीर रूप धारण कर रहा है। लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि हमारी जो विश्व व्यवस्था है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो अभी भी इस समस्या के बहुत ज़्यादा अनुरूप नहीं है। अनुरूप इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया के जो तमाम देश हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, वो ये तो जानते हैं कि हमें जलवायु संकट से निपटने के लिए किस तरह के उपाय करने की ज़रूरत है। लेकिन संसाधनों के अभाव में एक बेहतर तंत्र के अभाव में वो इन उपायों को लागू नहीं कर पाते। और ख़ास तौर पर ये जो व्यवस्था है, ये जो पूरी अवधारणा है, ये अवधारणा विकासशील और विकसित देशों के मामले, विकासशील और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके मामले में ज़्यादा लागू होती है। तो उनको उपाय तो पता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उन्हें क्या करना है, लेकिन तंत्र कैसे लाया जाए, उनके पास वो मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। तो उसी मैकेनिज्म की ज़रूरत जो है, उसी मैकेनिज्म को स्थापित करने के लिए हमें अपने जो बैंक हैं उन बैंकों के तंत्र में बदलाव करना होगा ताकि जलवायु परिवर्तन से हम और बेहतर ढंग से निपट सकें। अब क्या एक्सपर्ट ग्रुप ने क्या क्या सिफारिशें दी हैं, एक बार उनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सपर्ट ग्रुप ने कहा है कि हमें जो हमारे जो मल्टीलेटरल बैंक्स हैं, वो बैंक जो वित्त पोषण करते हैं
अभी फिलहाल जो वित्त पोषण होता है वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बदलाव की जरूरत है। बदलाव ये होना चाहिए कि अब हमें सेक्टर विशेष पर ध्यान देना चाहिए। जैसे एनर्जी सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, तो एक सेक्टर के लिए जो है वो हमें वित्त पोषण करना चाहिए। फिलहाल क्या होता है कि इस डैम के लिए हमने परियोजना दे दी या फिर इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए हमने पैसे दे दिए, लेकिन अब जो है हमें सेक्टर विशेष पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा हमें एक ऐसा तंत्र विकसित करने में मदद करनी चाहिए, जो छोटे छोटे देश हैं उन देशों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने में मदद करनी चाहिए जो प्लेटफॉर्म एसडीजीज यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में हमारी मदद कर सके। इसके अलावा हमें देशों की नीतियों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। जब हम किसी देश को वित्त पोषित करते हैं तो वो देश की नीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है, हमें उसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे अगर वो विकसित देश है तो विकसित देश मुख्य तौर पर अपनी जो जलवायु प्रतिबद्धताएं हैं उनका पूरा करने की ज्यादा कोशिश करेगा, जबकि अगर कोई विकासशील या फिर अल्प विकसित देश है तो वो अपनी विकास की जरूरतों पर ज्यादा ध्यान देगा। तो इन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा एक्सपर्ट ग्रुप ने अपनी सिफारिशों में ये भी कहा है कि एमबीडीज को संचालन में यानी कि उनका जो ऑपरेशन होता है उस ऑपरेशन में निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने की भी जरूरत है। क्यों जरूरत है? तो ये जो हमारे एमबीडीज हैं इन्होंने टारगेट डिसाइड किया है कि 2030 तक हम मुख्य तौर पर जो फाइनेंसिंग है उसे $390 बिलियन तक लेकर जाएंगे। लेकिन ये जो पूरा टारगेट है, अगर इस टारगेट को पूरा करना है तो हमें सबसे पहले निजी क्षेत्र को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक निजी क्षेत्र तब नहीं आएगा इसमें, तब तक हम इतने बड़े टारगेट को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि निजी क्षेत्र केवल विकसित देशों में निवेश करता है। तो हमें निजी क्षेत्र को ये बताना होगा कि उन्हें जब तक वो विकासशील और अल्प विकसित देश में निवेश नहीं करेंगे तब तक दुनिया पर कोई खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ये मुख्य तौर पर सिफारिशों की बात हुई, किस तरह की सिफारिशें सामने आई हैं। इसके अलावा अब भारत के लिए इस तरह के जो बैंक रहे हैं वो कितने मददगार साबित रहे हैं, अगर उनकी बात करें तो अगर आप इन बैंकों के साथ भारत का जो इतिहास रहा है उसको देखेंगे तो ये बैंक भारत के विकास में, भारत के डेवलपमेंट में बहुत मददगार साबित हुए हैं। कैसे हुए हैं उस पर एक बार आंकड़ों के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे अगर आप विश्व बैंक को देखेंगे जिसे 1944 में गठित किया गया था, तो विश्व बैंक ने अभी तक भारत के प्रति $97.6 बिलियन की प्रतिबद्धता जाहिर की है। इसका मतलब ये हुआ कि इतना जो रुपया है वो या तो भारत को मिल गया है या फिर भारत को मिलने वाला है, उसकी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी गई है। तो ये एक बड़ा अमाउंट है। इसमें से 19% केवल सार्वजनिक प्रशासन के लिए दिया गया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है। इसके अलावा 15% जो है वो कृषि के लिए दिया गया है, एग्रीकल्चर के लिए है, अलाइंड एक्टिविटीज के लिए है, जैसे मत्स्य पालन हो गया, फिशरीज इंडस्ट्री हो गई, इसके अलावा वानिकी हो गया। इसके अलावा 11% जो है वो परिवहन के लिए दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया गया है। तो जाहिर तौर पर विश्व बैंक ने भारत की बहुत मदद की है। इसके अलावा अगर आप एशियाई विकास बैंक को देखेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक को देखेंगे, जिसे 1969 में गठित किया गया था, तो इसने अभी तक भारत को तकरीबन $59.7 बिलियन देने की प्रतिबद्धता दी है। इसमें से तकरीबन 34% केवल परिवहन क्षेत्र को गया है। इसके अलावा 25% एनर्जी सेक्टर को गया है। शहरी बुनियादी ढांचे की बात करें तो 10% जो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है। तो ये बैंक भी भारत के लिए सफल साबित हुआ है। इसके अलावा अगर आप चीन के नेतृत्व वाले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को देखेंगे, जिसे 2016 में बनाया गया था, तो इसमें से अभी तक तकरीबन 42 परियोजनाएं शुरू की गई हैं भारत में इस बैंक की ओर से, जिन 42 परियोजनाओं का जो अमाउंट है वो $9.9 बिलियन के आसपास है। तो ये वाला बैंक भी भारत के लिए सफल साबित हुआ है। इसके अलावा यूरोपीय निवेश बैंक की बात करेंगे, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करेंगे, जिसे 1958 में बनाया गया था। तो इस बैंक ने अभी तक भारत के साथ 22 परियोजनाओं को लेकर समझौता किया है, जिनका जो कुल मूल्य है वो 4.5 बिलियन यूरो के आसपास है। अब इसमें से जो अधिकांश हिस्सा है वो आपका परिवहन सेक्टर में जा रहा है, जबकि कुछ हिस्सा आपका एनर्जी सेक्टर में भी जा रहा है। तो ये किस तरह से आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट बैंक की ओर से भारत को जो वित्त पोषण दिया गया है वो वित्त पोषण भारत के लिए कितना ज्यादा सफल साबित हुआ है और भारत के विकास में उसने कितनी बड़ी भूमिका अदा की है। खासतौर पर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको विकसित करने में इन बैंकों ने बहुत विशेष काम किया है। तो ये तो भारत के विकास के लिए बात हुई। अब अंत में एक सवाल पर भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1930 1930, या ऑप्शन सी 1944, या ऑप्शन डी
50। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल ना भूलें। बहुत आसान सा सवाल है, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।